पिछले 10 सालों में इंडियन बैंकिंग में जो हुआ है ना, वो वाकई किसी क्रांति से कम नहीं है। ये सिर्फ कुछ सुधारों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए, इस दिलचस्प सफर को करीब से समझते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। फिर देश के सबसे बड़े बैंक की एक टाइटन बनने की कहानी जानेंगे। उसके बाद डिजिटल क्रांति के मैदान में उतरेंगे, प्राइवेट बैंकों की जबरदस्त टक्कर देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर भारत के आने वाले कल की फाइनेंशियल नींव कैसे तैयार कर रहा है। देखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत ना एक बड़े आइडिया से होती है, और इंडियन बैंकिंग में ये क्रांति एक सरकारी मिशन से शुरू हुई, जिसका लक्ष्य था देश के हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। और नतीजा, प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई के तहत सिर्फ एक दशक में पता है कितने 56 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम बन गया, जिसने बैंकिंग को सचमुच भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? कि ये नए खाते आखिर थे किसके? इनमें से आधे से ज्यादा यानी 56% महिलाएं थीं, और करीब करीब 2/3 लोग गांवों और छोटे कस्बों से थे। मतलब ये पहल सीधे उन लोगों तक पहुंची जो अब तक बैंकिंग की दुनिया से कोसों दूर थे। लेकिन ये खाते सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं खोले गए थे। इनका एक बहुत बड़ा मकसद था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे हम डीबीटी भी कहते हैं। सरकार ने एक ही साल में लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी और दूसरे फायदे सीधे इन्हीं खातों में भेजे। इसका सीधा सीधा असर क्या हुआ? ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और करप्शन पर लगाम। तो ये तो हुई बड़े पैमाने पर पूरे देश की बात। अब जरा जूम इन करते हैं और चलते हैं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के पास। यहां पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। साल था 2017, जब एसबीआई ने अपने 5 सहयोगी बैंकों को खुद में मिला लिया। ये इंडियन बैंकिंग के इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर था, जिसने 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति वाला एक बैंकिंग दैत्य बना दिया। लेकिन इतना बड़ा मर्जर अपने साथ चुनौतियां भी लेकर आता है, और ये मर्जर एसबीआई के लिए सच में एक अग्नि परीक्षा ही साबित हुआ। मर्जर से पहले ही बैंक की हालत कुछ ठीक नहीं थी। फिर जब कमजोर बैंकों का बोझ भी एसबीआई पर आया, तो उसके एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज आसमान छूने लगे। एक वक्त तो लगा कि शायद यह फैसला गलत था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक कमाल की वापसी की कहानी है। और ये वापसी सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में दिखती है। मर्जर के ठीक बाद ग्रॉस एनपीए बढ़कर 11% तक चला गया था, लेकिन बैंक ने जो मेहनत की उसका नतीजा देखिए। 2024 तक ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 3.2% पर आ गया, और नेट एनपीए वो तो 1% से भी कम हो गया। ये साफ बताता है कि शुरुआती तकलीफ के बाद ये मर्जर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत साबित हुआ। अच्छा, कंसोलिडेशन तो हो गया। अब बैंकिंग की दुनिया को बदलने वाली अगली बड़ी ताकत क्या थी? टेक्नोलॉजी। अब लड़ाई बैंकों की ब्रांचों से निकलकर स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ चुकी थी। और ऐसा नहीं है कि एसबीआई जैसा इतना बड़ा सरकारी बैंक इस रेस में पीछे रह गया। बिल्कुल नहीं। उसने अपनी ट्रेडिशनल ताकत को मॉडर्न फिनटेक इनोवेशंस के साथ जोड़ा और इस डिजिटल दौड़ में उतरने के लिए पूरी तरह कमर कस ली। और नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। सिर्फ एसबीआई के डिजिटल ऐप योनो को ही देख लीजिए। 11 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स, करीब 5 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स, और हर रोज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसे लॉगिन करते हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि भारतीय कस्टमर डिजिटल बैंकिंग के लिए कितना ज्यादा तैयार था। चलिए, अब सरकारी बैंकों से हटकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलते हैं, जहां दबदबे के लिए एक जबरदस्त जंग चल रही है। और इस मैदान में 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, और इनकी टक्कर की कहानी भी बड़ी मजेदार है। एक तरफ है एचडीएफसी बैंक, जिसे एक स्टेबल, भरोसेमंद खिलाड़ी माना जाता है, जो चुपचाप लगातार अच्छा परफॉर्म करता है। और दूसरी तरफ है आईसीआईसीआई बैंक, जिसने पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त कमबैक किया है। इसे एक ग्रोथ स्टोरी के तौर पर देखा जाता है, जिसने टेक्नोलॉजी को बहुत ही अग्रेसिव तरीके से अपनाया है। और ये जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज है ना, वो इनके परफॉर्मेंस में भी साफ साफ दिखती हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब उधार देने पर उसकी कमाई, वो ज्यादा है। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतर है, जो उसकी तेज ग्रोथ को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट आज भी उसकी स्टेबिलिटी
और भरोसे को सबसे ज्यादा वेटेज देता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, सरकारी बैंकों का कंसोलिडेशन और प्राइवेट बैंकों के बीच की टक्कर। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इंडियन बैंकिंग की बड़ी पिक्चर आखिर कैसी दिखती है। तो ये है इंडियन बैंकिंग के इस बदलाव के सफर के 4 अहम पड़ाव। सबसे पहले इंक्लूजन के जरिए करोड़ों लोगों को सिस्टम से जोड़कर नींव रखी गई। फिर कंसोलिडेशन से सरकारी बैंकों को मजबूत बनाया गया। इसके बाद डिजिटाइजेशन ने उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। और आखिर में प्राइवेट सेक्टर के हेल्दी कंपटीशन ने पूरे सेक्टर में इनोवेशन को जबरदस्त बढ़ावा दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आगे क्या? सोचिए, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की नींव, बड़े बैंकों का स्केल और डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्पीड, ये सब एक साथ आ चुके हैं, तो सवाल ये नहीं है कि इंडियन बैंकिंग आगे बढ़ेगा या नहीं। सवाल ये है कि आने वाले दशक में ये कौन सी नई ऊंचाइयों को छूने वाला है।